Good morning, and I welcome you, students. The topic which we are going to discuss, chapter number 5, periodic classification of elements. तो सबसे पहले ये बताया जाए कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि वही चीज जो रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम उसे पीरियोडिक कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि क्लासेस बनाना, और एलिमेंट्स का मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं हमारे अराउंड। मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। और ये किस चीज के बने होते हैं? एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या है? वो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हैं। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू simpler substances by chemical means. So elements are those substances which cannot be broken. Substances which cannot be broken by chemical means. तो केमिकल मेथड्स से इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। और डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अगर सेम एलिमेंट है तो इट इज मेड अप ऑफ एन एटम। तो एलिमेंट किस चीज का? एलिमेंट में क्या है? एटम है। और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एटम्स हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब ये है कि डिफरेंट एटम्स हैं। और एटम्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से बताए? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये पार्टिकल्स किसके होते हैं? एटम के। और जब एलिमेंट की मैंने बात की तो हर एलिमेंट का एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है फिक्स्ड। तो इसका एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है प्रोटॉन्स। इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है। अगर मैंने कहा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमने ऐसे शो किया 1। इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है। अगर मैंने कार्बन शो किया तो तुमने कहा कार्बन ये है, तो इसका मतलब क्या था स्टूडेंट की इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 है कार्बन का। तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आपको पता है एटम्स में। तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर एलिमेंट की डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। कोई भी लिख ले, क्लोरीन लिख दो तो आपने कहा ये 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। फ्लोरीन लिखा तो आपने कहा ये फ्लोरीन है। तो ये एटॉमिक नंबर हम दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जब थोड़ी सी हम हिस्ट्री स्टडी करेंगे इसी टॉपिक की, तो ये पता लगेगा कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए स्टूडेंट्स, एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो उससे क्या हुआ कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। वो क्या स्टडी कर रहे थे? प्रॉपर्टीज का मतलब कंपाउंड्स जो फॉर्म करते थे एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज का मतलब कंपाउंड्स जो फॉर्म कर रहे थे। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो दोनों की स्टडी चल रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी हो रही थी एलिमेंट्स। जैसे जैसे मोर एलिमेंट बनते गए और उनके कंपाउंड्स का नंबर भी बहुत ज्यादा लार्ज होता गया। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर इतने सारे एलिमेंट अब डिस्कवर हो रहे हैं, पहले 32 फिर 63, और आज की डेट में अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे आपके बुक में जो गिवन है, तो उसमें आपको 118 एलिमेंट्स शो किए गए हैं। अब ये एलिमेंट्स हैं, इनके कंपाउंड्स बनेंगे बहुत सारे। कितने? कार्बन के ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। तो अब क्वेश्चन ये था कि सब सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है और उनके बहुत कंपाउंड्स हैं। तो कोई ऐसी क्लासेस बनाई जाए, कोई ऐसी क्लासेस बनाई जाए जिससे कि ये स्टडी जो है इजी हो जाए और एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कोई एलिमेंट एक सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो गए तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है।
और कैसे ये प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी जब हम किसी कोई टेबल बना देंगे एलिमेंट्स का। ये स्टोरी है। जैसे कि आपके स्कूल में सेक्शंस बना दिए गए, साइंस के, कॉमर्स के, इस तरह से, तो हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, और हर स्टूडेंट का अलग अलग पेपर ले हम सीबीएसई में, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम उनको क्लासेस में डिवाइड करके, और जो सिमिलरिटीज हैं उस बेस पे हम इनको क्लास में एक में रख दिया, और फिर हमारे लिए ये इजी हो जाता है उनको टीच करना और स्टडी करना। इसी तरह ही एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बनते गए। तो इसी चीज पे जो केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे कि जरूरी है कि क्लासेस बना दी जाए, जिससे कि इनका स्टडी इजी हो जाएगा, और हमें समझ में आएगी कि अगर एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, तो फिर हमें सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टडी करने की बजाय ग्रुप को स्टडी कर लेंगे, तो हमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर एक सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, उन्हें एक ही ग्रुप में रख देंगे। इसलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो पहला क्वेश्चन ही ये था कि why do we need to classify the elements। तो ये हिस्ट्री है थोड़ी सी, हम इसके ऊपर चलते हैं। अर्लियर अटेम्प्ट्स कैसे हुई और कौन कौन से थे। तो सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स क्या हुई, तो देखते हैं। लेट अस सी क्या क्या अटेम्प्ट्स हुई क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट, अब इस समय पर हमारे पास 118 एलिमेंट शो किए गए हैं जो हमें पता है, नॉन टू अस। इसमें से ओनली 94 आर नेचुरली अकरिंग। सिर्फ 94 हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, बाकी तो फिर मतलब आर्टिफिशियली मैन मेड ही कह सकते हो। उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और थोड़े ही समय के लिए वो बनते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और उनको आपने कुछ करना है तो यूज कर लो। तो ये उसके बाद मतलब स्टेबल नहीं है। ओनली 95 आर नेचुरली अकरिंग। जो नेचुरल अकरिंग नहीं है इसका मतलब स्टेबल नहीं है, और शॉर्ट लाइफ्स वाले हैं, बहुत ही छोटी जिंदगी है उनकी। पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसकी क्या जरूरत है। तो यही हमने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैज इंक्रीज्ड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो क्या स्टडी हो रहा था भाई, एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। व्हाट वी आर स्टडिंग फॉर द एलिमेंट्स, we are in chemistry, what we study, in science what we study the properties of the elements। तो इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, उसमें जैसे ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते थे एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन भी बहुत अवेलेबल थी और रिएक्टिव थी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे। इसी तरह और बहुत सारे हैलोजन्स के साथ रिएक्ट किया, डिफरेंट वाटर के साथ रिएक्ट किया। इस तरह उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे थे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या क्या स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, आपने ये स्टडी किया कि ये सॉलिड है कोई चीज, कोई लिक्विड है, कोई चीज गैस है। फिर आपने इनके बारे में स्टडी किया कि ये कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, थर्मली कंडक्टिव है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है या नहीं। फिर आपने इनकी डेंसिटी देखी, फिर आपने इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से आपने स्टडी सारी की इनके ऊपर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर एलिमेंट्स के तो इनके कंपाउंड्स बनाए आपने। क्या किया आपने, रिएक्शन की विद, सबसे ज्यादा रिएक्शन स्टडी हो रही थी विद ऑक्सीजन। फिर आपने रिएक्शन की विद हाइड्रोजन। देखोगे जो मेंडलीव ने टेबल बनाया था उसमें इन दोनों की उसने काफी यूज किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स को रिएक्ट करके उनके कंपाउंड्स और उनके फार्मूले उसने फाइंड किए, फिर उसने एक टेबल दिया था। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं भाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह से हैलोजेंस के साथ डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्शन करके इनका स्टडी किया, कंबस्शन कर दी, जला दिया इनको, देखा क्या गैस बन रही है। इस तरह सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया गया। तो इस तरह से ये स्टडी करते हैं, कंबस्शन वगैरह ये सब स्टडी हुआ।
अब जब इतने सारे एलिमेंट्स आ गए और उनकी ये डिफिकल्ट हो गया कि भाई हर एक एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, तो इम्पोर्टेंट हो गया कि क्लासिफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको क्लासिफाई कर दिया, एक ग्रुप बना दिया जाए। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ दे फॉर्म कंपाउंड। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड को किस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये किस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, किस टाइप के कंपाउंड से बनाते हैं। इसलिए ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, ये जरूरी हो गया। और ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट टू डिफरेंट क्लासेस कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब कि इन्होंने ये पता किया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, सेम बहुत सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके फार्मूले भी सिमिलर हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इनको क्लासिफाई करना जरूरी है। अब देखो, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द क्योस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफ। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट्स हुई थी उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें भाई, कैसे उन्होंने ये शुरू किया, कैसे करेंगे क्लासिफाई। Method of grouping the elements into different classes is known as periodic classification of element. It helps us to understand the properties of elements and their compound. इससे क्या फायदा होगा कि हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में मतलब अच्छा इजी हो जाएगा। बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, और अगर हमने कोई टेबल बना दिया तो उसकी पोजीशन से हम उनके कंपाउंड्स की और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। हम बता देंगे कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जैसे आपने अब मॉडर्न में आपने देखा एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप 1 में जो है वो मेटल्स है भाई। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है कि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल्स तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनका एक मेटालिक लस्टर होता है, मेटल्स तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टीज पता है उनकी, क्योंकि हमने एक ही ग्रुप में रख दिए। और जैसे कोई नॉन मेटल है तो फिर उनका भी हमें पता है भाई ये तो नॉन मेटल है, ये तो ब्रिटल है, ये तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इस तरह से ग्रुप बनाने जरूरी हो गए, क्लासेस बनाने। अब एक क्वेश्चन उसने पूछा था पेपर में स्टूडेंट्स में, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी अभी हमने बताया it enables chemists to predict the properties of elements and their compound based on their position in the periodic table and vice versa। अगर हम periodic table को स्टडी कर लेंगे, जो इसका लास्ट होगा मॉडर्न periodic टेबल, तो उससे हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। एलिमेंट्स की उनकी पोजीशन मैं देख के बता सकता हूँ भाई ये एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, या ये एलिमेंट जो है ये किस टाइप के कंपाउंड बनाएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता लग जाएगा कि अब अगर हमने इनको रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ हाइड्रो, किस टाइप के कंपाउंड के फार्मूले बनेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। और हम कंट्रास्ट और कंपेयर भी करने में कामयाब हो जाएंगे कि एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट से कितनी डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है। ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी अगर हमें कोई टेबल मिल गया जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। ये एडवांटेज है। चलो आगे आगे चलते हैं। Now the question is coming before a student, what is the history of the periodic table of elements। देखो हर चीज की एक हिस्ट्री है साइंस में। साइंटिस्ट लगे हुए हैं, एक साल में कुछ नहीं होता, 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल 400 साल इस तरह से डिस्कवरी चलती रही और स्टडीज चलती रही और ये हिस्ट्री बन गई कि पहले क्या हुआ। सबसे पहले जो था फर्स्ट में अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई रिजल्टेड इन ग्रुपिंग। पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि दो टाइप हैं, एक मेटल्स होते हैं और एक नॉन मेटल्स होते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की गई। इसके बारे में आज भी आपको पता ही है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो ये तो बहुत छोटे लेवल पे मतलब क्लासिफिकेशन की गई कि ये लो ये वाले एलिमेंट गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है, तो मेटल है, और कार्बन वाले जो है और ऑक्सीजन वाले आपने कहा ये तो नॉन मेटल है। इस तरह से आपने मेटल और नॉन मेटल में किया। अर्लियर अटेम्प्ट्स
in 1789 when Antonio Lavoisier grouped elements based on their properties into gases, non-metals, metals and earths. तो 1789 में लेवोशियर ने कहा कि ये तो गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस आप देखते हैं? ऑक्सीजन तो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इस तरह से कुछ उसने कहा कि ये तो नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटल्स हैं, कुछ अर्थ के अंदर ये पड़े हुए, तो इस तरह से उसने क्लासिफाई किया। तो इस तरह से कई अटेम्प्ट्स हुई थी हर 10 साल ऐसे डिकेड्स में। अब एक क्वेश्चन पूछा उसने, हु फर्स्ट पब्लिश द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? तो मेंडलीव को इसका फादर माना जाता है, जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक टेबल बनाया। कह रहे टेबल का मतलब है जिससे कि हम देख सकें कि जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले मेंडलीव ने किया था। आगे चलते हैं। फिर हमारे कोर्स में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, डॉबरिनर ट्रायड्स। देखो डॉबरिनर जो था वो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि देखा कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ट्रायड का मतलब होता है 3, ट्रायड का मतलब क्या है 3। उसने कहा कि 3 एलिमेंट है मेरे पास ए बी सी, इनको उसने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उसने अरेंज किया। ठीक है, ट्रायड का मतलब 1 2 3 एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ए का बी से कम है और बी का सी से कम है। तो उसने ये देखा कि ए बी सी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। क्या देखा? ए बी सी दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे। और उसने देखा कि जो एलिमेंट बी है, जो एलिमेंट बी है यहाँ पर, उसका जो एटॉमिक मास है वो अर्थमेटिक मीन है। वो क्या है? मीन ऑफ ए, उसका मीन ऑफ ए एंड सी है। मीन ए और सी की मीन मैथ्स में कैसे निकालते हो? ए प्लस सी बाई 2 है। तो उसने फिर ट्रायड्स फॉर्म कर दी। तो ये डॉबरिनर ने दिया, इसको बोलते हैं डॉबरिनर ट्रायड्स, डॉबरिनर ट्रायड्स। तो डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास का यूज हो रहा है, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्रायड का मतलब 3 हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर obtained. The atomic mass of the middle element of is equal to arithmetic mean of atomic mass of other 2 elements. This is called डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। जैसे कि उसने जो सबसे पहला ट्रायड दिया है वो है, देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट्स? इसका क्या नाम है? लिथियम। ये है सोडियम और ये है पोटेशियम। तो आपके बुक में एक टेबल दे रखी है जिसमें इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। आप देखोगे लिथियम का ऑलमोस्ट ये 7 है एटॉमिक मास, और ये सोडियम का 23 है, और ये 19 है। तो पोटेशियम का अराउंड 40 होगा, कुछ ऐसे 40 होगा, जो भी होगा, अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू देने जा रहे हैं। तो अगर इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का मैं मीन ले लूं तो वो इसके बराबर आना चाहिए। और उसने से फाइंड किया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे फॉर्म ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। एक तो ये पता लगा। दूसरा कि जो एटॉमिक मास है इसका, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक जो मास है स्टूडेंट्स, वो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन किसका?
लिथियम लिथियम और पोटेशियम के। तो अगर लिथियम का एटॉमिक मास पता लग जाए, पोटेशियम का 2 से डिवाइड कर दूं तो वो इसके बराबर आने वाला है सोडियम के। तो चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं इसको, देखते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहला ट्रायड जो है, ये लिथियम का एटॉमिक मास कितना दिया बताओ। इसको 7 ले लेते हैं लिथियम को, चलो अबाउट 7। ये एटॉमिक मास दिए हैं ना मैंने, यू। ये एटॉमिक मास की यूनिट भी तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा है बुक में, यू एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसा यूनिट यू है। और पोटेशियम का कितना है 39। चलो 39 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी पीछे मैंने आपको 40 दिया, इसको 39 कर लेते हैं। चलो ये लो एग्जैक्ट वैल्यू, चलो 39 है। अब इन दोनों की अर्थमेटिक मीन देखते हैं। अर्थमेटिक मीन कितनी आएगी, 7 + 39/2। तो ये क्या है अर्थमेटिक मीन, कितना आया ये बताना जरा, कितना आएगा। 7 + 46/2 तो 23 आ गया। तो सोडियम का कितना है, इक्वल टू, ये सोडियम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, Na का एटॉमिक मास कितना है 23। ये देख रहे हो 22.99, 23 ही है। सो दे आर इक्वल, the two are equal, therefore this series, this obeys Dobereiner, मैं इसको ये कह सकता हूं, this obeys Dobereiner's, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड्स, Dobereiner's लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो ये पहला ट्रायड उसने दिया था, ये वाला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सबसे पहला ट्रायड कौन सा था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं और ये एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया था। इसका एटॉमिक मास 7, इसका 23 और ये 39, ठीक है। ये एटॉमिक मास यूनिट मैंने लिख दिया यू। तो ये पहला ट्रायड है विच इज गिवन बाय डॉबरीनर। अब ये क्वेश्चन है जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आपको क्वेश्चन ये आया, डज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम फॉर्म्स ट्रायड। तो कैसे चेक करोगे कि ट्रायड है या नहीं है, क्या ये अभी कर रहा है डॉबरीनर को। तो आपके पास ये देख रहे हो मास दिए हुए हैं, कैल्शियम का मास 40, बेरियम का 137। तो इनका, ये स्ट्रोंशियम है, ये Ca है, स्ट्रोंशियम का सिंबल है SR है, ये बेरियम का सिंबल है Ba। तो लेट मी सी द अर्थमेटिक मीन। आंसर क्या है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर है। और इनका अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर अर्थमेटिक मीन निकालो कितना आता है। कैल्शियम और बेरियम का अर्थमेटिक मीन कितना आया स्टूडेंट। कैल्शियम का 40 है, इसको 40 ले लो, इसका 137 कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है ये 177/2। ये कितना आ रहा है 86.6। तो ये ऑलमोस्ट 87 के बराबर ही आ रहा है, जिस चीज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। तो ये ऑलमोस्ट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम, देयरफॉर इट ओबेज लॉ ऑफ ट्रायड। तो ये भी एक ट्रायड बन गया, एक ट्रायड ये बना था, एक ट्रायड ये बन गया। तो ये फर्स्ट ट्रायड, ये कौन सी ट्रायड मुझे मिली, सेकंड ट्रायड मिली। कौन दे रहा है, डॉबरीनर। अब एक और देखते हैं, ये तीसरा भी उसने कहा क्लोरीन, कौन कौन सा,
sulfur, selenium, tellurium. Such triad including were noted by German chemist सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर आ गया, तो वो ट्रायड। क्वेश्चन क्या आया था पेपर में? क्वेश्चन व्हाट इज डॉबर इन अ ट्रायड, एक्सप्लेन। तो आपने बता दिया any several sets of three chemically same elements, atomic weight of one is nearly equal to the mean of the atomic weight of other two elements। तो ये ट्रायड है, अभी हमने प्रूव किया, यस ये एक ट्रायड है। कैल्शियम, strontium had similar chemical properties and atomic weight of strontium is average of the atomic weight of calcium and barium, therefore it obeys the law of the triad। अब एक क्वेश्चन ये आ गया पेपर में आपको, इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ए ट्रायड? आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन, इज दिस ए ट्रायड? तो स्टडी करके बताइए क्या ये ट्रायड है, यस और नो। आपको 3 एलिमेंट दिए हैं, कॉपर, ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड का सिंबल है, ये गोल्ड है, दिस इज सिल्वर, इससे सिल्वर है, ये कॉपर का सिंबल है स्टूडेंट्स, और इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ये 63 है, तो चलो इसको 63 ले लो। गोल्ड का 197 है यू में, ये एटॉमिक मास यू में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स यू, एसआई यूनिट, और सिल्वर का 108 है। तो चेक करके बताओ क्या ये अवे करता है लॉ ऑफ ट्रायड? डज इट ओबे द लॉ ऑफ ट्रायड? क्या इसका एटॉमिक मास का मीन इसके बराबर आता है? कॉपर और सिल्वर, कॉपर और गोल्ड का कितना आएगा? ये तो 130 आ रहा है, 130, और ये तो सिल्वर का 108 है, नॉट इक्वल टू 130। तो फिर क्या आंसर हुआ? डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो डॉबरिनर्स ट्रायड रूल। तो डॉबरिनर जो है उसने इस तरह से ट्रायड बनाए, और उसके अंदर अब देख रहे हो कि वो थोड़े ही एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल था, सिर्फ 3 और सम 3 ट्रायड्स वर देयर, आफ्टर दैट इट फेल्ड, उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब एनसीईआरटी में उसने एक क्वेश्चन पूछा है आपको, टेबल आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म डॉबरिनर ट्रायड्स? आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आंसर बताइए। एक ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इनमें से बताओ कि कौन सा डॉबरिनर ट्रायड फॉर्म करते हैं? ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और आर्सेनिक का कितना है? 75 ले लो, डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा ये? 989/2, तो कितना आया? 90/45 होता, ठीक है, तो 44.5 आया। ये एटॉमिक मास यूनिट यू में होते हैं सारे, ठीक है, इसका यूनिट मुझे बताना चाहिए, यू है ये सारे यू। अब ये 44 यू आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 31। फास्फोरस का कितना है? 31, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये ग्रुप ए तो फॉर्म नहीं करता, इट डू नॉट फॉर्म डॉबरिनर। अब ग्रुप बी को देखते हैं, ग्रुप बी में क्या है? कैल्शियम, ये तो हमने अभी किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, तो यस ये तो फॉर्म करता है।
अब ग्रुप सी का देख लेते हैं। क्लोरीन का कितना है 35.5, इसको 127 ले लो। अब कितना आंसर आएगा बाई 2, फाइंड करो इसकी वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 127, 35.5 कितना आया 5, 12 और ये 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 तो 81 समथिंग आ रहा, अप्रोक्सीमेटली मान लो 81 आ गया। तो ये ब्रोमीन का भी 80 के करीब है, ब्रोमीन इज 80, तो दे आर ऑल इक्वल, इक्वल आ गया ऑलमोस्ट, तो यस इट फॉर्म्स, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है यस। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डॉबररीनर ट्रायड। बात समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ट्रायड कर दो। ये आंसर हो गया। अब B and C form triad, Dobereiner identify only 3 triads from the elements, hence the system of classification was not found to be useful। तो इसकी भी लिमिटेशन आ गई। What are the limitations of Dobereiner? कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं लिमिटेशंस। ये सिर्फ 3 ट्रायड बनाने में कामयाब हुआ, तो इसलिए इट इज नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, इसको भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं आगे चलूंगा, पहले नोट कर लो सारा, नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ, बोलो। अब आगे चलते हैं फिर। इसके बाद में कौन आया, ये 3 ट्रायड उसने बनाए थे डॉबररीनर ने, देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इसलिए ये भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बने। इसके बाद में आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, देखो न्यूलैंड ने क्या किया कि अब ज्यादा एलिमेंट उसके पास थे, उससे भी डॉबररीनर से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे जब न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया, ठीक है। उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, उसने भी एटॉमिक मास यूज किया। उसने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और जब उसने अरेंज किया तो उसने देखा कि जो 8th एलिमेंट है ना, 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी पहले एलिमेंट से। क्या आ रही थी, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, सिमिलर आ रही थी। ऑक्टेव्स की जो है ना, ये वर्ड उसने कहां से लिया, ये म्यूजिक से लिया। म्यूजिक में तुम्हें पता है कि हम हमारे म्यूजिक में भी नोट्स होते हैं, म्यूजिक में नोट्स होते हैं, तो वो म्यूजिक में उसे बहुत इंटरेस्ट था। सा रे गा मा पा ना धी, जो म्यूजिक जानते हैं उन्हें पता है 8 नोट्स हैं, तो उसने उससे कंपेयर करके इसका नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो कहता है एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उसने एक छोटा सा टेबल बना दिया म्यूजिक के नोट से मैचिंग, कि जब 8th एलिमेंट पर आया तो उन्हें कहा इनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाई इज इट कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, arranged their known elements in order of increasing atomic masses. He started with element having lowest atomic mass किसका था, हाइड्रोजन का, and ended at thorium। थोरियम उसमें पता था उसको 56th एलिमेंट था। He found every 8th element had properties similar to that of the first। He compared this to octaves found in music। तो म्यूजिक में जो ऑक्टेव होता है उसे कंपेयर किया, and he called it law of octaves। तो उसने इसको कह दिया law of octaves, मतलब न्यूलैंड्स law of octaves। जैसे कि अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये टेबल उसने बनाया, ये किसका टेबल है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये देख रहे हो नोट्स ऑफ म्यूजिक होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। अब उसने शुरू किया, ये एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं यहाँ पर,
एटॉमिक मास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे यहां से जाते हो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहे हैं एलिमेंट्स के। अब अगर मैं ये देखूं, मैं यहां से शुरू करूं, अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट ले लूं, ये फर्स्ट है मान लो, तो ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो इस अगर ये फर्स्ट है तो ये एट्थ एलिमेंट आया। अब ये कह रहा है कि लिथियम और जो सोडियम है ये एट्थ एलिमेंट है, सोडियम जो है ये एट्थ एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। उसने क्या पता किया, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर बेरिलियम से स्टार्ट करूं, इसका ये 1 है तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है स्टूडेंट, 6 7 8, ये एट्थ एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम जो है एट्थ एलिमेंट है फ्रॉम बेरिलियम। और उसने देखा कि मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है, मैग्नीशियम और बेरिलियम है, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो इस तरह से कोई भी ले लो, बोरोन और एल्युमिनियम ये एट्थ एलिमेंट है, एल्युमिनियम एट्थ है बोरोन से, कार्बन सिलिकॉन एट्थ है कार्बन से, फास्फोरस नाइट्रोजन से एट्थ है, सल्फर ऑक्सीजन। तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो यहाँ उसने ये सारा एक छोटा सा टेबल दिया है जो आपके सामने है। अब आप देखेंगे कि ये वाला टेबल भी, इसकी लिमिटेशंस भी देख लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स कि कैल्शियम तक तो ये सही रहा, उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैल्शियम तक ये चला, मतलब लोअर एटॉमिक मास तक चला, लेकिन उसके बाद ये फेल हो गया। फिर ये प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, इनकी प्रॉपर्टी इनसे सिमिलर नहीं थी। ये हैलोजन्स है, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हैलोजन से सिमिलर नहीं है। इसी तरह कॉपर इसमें रख दिया, ये मेटल है, लेकिन मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन थी। इस तरह से जब आगे गए तो उसने देखा कि कोबाल्ट, निकल और आयरन तो सेम टाइप के मेटल है और ये दूर दूर पड़े हुए हैं इस टेबल में। तो फिर ये सिर्फ कैल्शियम तक ही कामयाब हुआ और उसके बाद ये भी फेल हो गया। अब क्वेश्चन ये आया था पेपर में, व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। तो व्हाट आर दी लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। सबसे पहले लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। देख रहे हैं, सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक कामयाब हुआ। एवरी एट्थ एलिमेंट आफ्टर कैल्शियम, फिर एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी। नंबर 1, इट वाज assumed by Newland only 56 एलिमेंट existed। उसने ये एज्यूम किया था कि ओनली 56 एलिमेंट्स आर देयर, इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन बाद में दूसरे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। लेकिन लेटर मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, फिर दूसरे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए। थर्ड, in order to fit elements, Newland adjusted 2 elements on the same slot, which were having unlike elements under the same node। सेम नोड में उसने फिर अनलाइक एलिमेंट्स भी रखे, जैसे कोबाल्ट और निकल है, वो सेम स्लॉट में है एज फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब कोबाल्ट और निकल जो है वो सेम स्लॉट में रखे उसने, किसमें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है। तो ये भी गलत था, ये भी रॉन्ग था, ये प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आयरन विच कोबाल्ट एंड निकल हैव बीन प्लेस्ड फार अवे, आयरन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, वो दूर चले गए। तो इस तरह से ये लॉ भी जो है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही कामयाब हुआ, हैवियर एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया। तो इट डिड नॉट वर्क फॉर हैवियर एलिमेंट्स, सिर्फ कैल्शियम तक ही चला, कैल्शियम तक ही चला।
क्वेश्चन कैसा आया था इसमें, क्वेश्चन नंबर, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा ये आया था पेपर में। क्वेश्चन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कोई भी लॉ मैंने आपको बताया है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसकी डीमेरिट्स क्या है, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अर्लियर अटेम्प्ट्स हैं क्लासिफिकेशन के। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम यूज करते हैं। पूरा टेबल आपके बुक में अवेलेबल है। और इस बार जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आपको पता है उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी क्वेश्चन आने हैं पेपर में जो आ रहा है, तो हमें इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो मेरिट्स क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स, नोट करो स्टूडेंट्स। द क्लासिफिकेशन वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये कैल्शियम तक तो सही काम कर गया, कैल्शियम का एटॉमिक मास कम है, लेकिन उसके बाद हैवियर एलिमेंट्स के लिए ये वर्क नहीं कर रहा। दिस क्लासिफिकेशन गिव अस रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास। तो ये एक रिलेशन इसने दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास का रिलेशनशिप हमें मिल गया। ये नंबर 2 है इसका क्लासिफिकेशन। It was shown by classification for the first time that there exists periodicity in the properties of elements। और क्या हुआ कि ये पहला ऐसा टेबल था जिसने ये पहला एक ऐसा टेबल था बना था जिसमें पीरियोडिसिटी को शो किया गया। मतलब एक ऐसा टेबल बना जिसमें 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी, ये एक मेरिट है इसकी। तो ये पहला ऐसा केस है जहां पर उन्होंने ये स्टडी किया कि इसी ने सबसे पहले पीरियोडिसिटी की बात की, किसने, डॉबर, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो कैल्शियम तक तो ये सक्सेसफुल रहा और इसने एक रिलेशनशिप दे दिया एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स में। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इसकी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डीमेरिट्स और लिमिटेशंस, अभी हमने डिस्कस की हैं। limitations of law of octaves. This classification failed when heavier elements beyond calcium were arranged। कैल्शियम के बाद जब हेवियर एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ये वाला फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। और फिर उसके बाद नोबल गैसेस को भी डिस्कवर किया गया। उस समय नोबल गैसेस वर अननोन। व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, कौन कौन सी, नियोन है, हीलियम है, आर्गोन है। तो between F and Na and argon, between chlorine and ClF becomes the 9th element and not the 8th element which has similar property। तो फिर ये टेबल डिस्टर्ब हो गया और फिर ये प्रॉपर्टी जो हम कह रहे हैं एवरी 8th एलिमेंट की सिमिलर, वो भी ठीक नहीं था। तो ये नोट कर लो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स। नोट कर लो स्टूडेंट सारा। इसका टेबल आप देख लो कहां पर हमने दिया है। अब इसका एक टॉप क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 is on the screen, student. Did Dauber-Inner triads also exist in columns of Newland octaves? Compare and find out। अब दो लाज हमने आपको बताया, एक डॉबर-इनर ट्रायड है और दूसरा डॉबर-इनर है। क्या ये डॉबर-इनर का ट्रायड न्यूलैंड ऑक्टेव्स में है? तो उसका टेबल देख लेते हैं। आपके सामने ये टेबल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है और यहाँ पर भी ये ट्रायड बन रहा है, ये ट्रायड बन रहा है यहाँ पर। तो कोई 3 ट्रायड उसने दिए थे और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये वाला एक, लेकिन इसके बीच में कोबाल्ट और निकल आ गया। तो ये तो ट्रायड मुझे दिख ही रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ट्रायड यहाँ पे बन रहा है। और कौन सा था, आपने जो ट्रायड बनाए थे पीछे देख लो, कौन कौन से ट्रायड बने थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 3 ही ट्रायड थे। इनमें से कोई ट्रायड आपको दिख रहा है इसके टेबल में, तो वो मुझे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो दिख ही रहा है।
तो हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ट्रायड तो है ही है, जो कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी दिख रहा है। और उधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बीच में उसने कोबाल्ट निकल डाला है, लेकिन एक ट्रायड उधर भी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो एग्जिस्ट करते ही हैं किसी इन कॉलम्स, कुछ कॉलम में ट्रायड भी एग्जिस्ट करते हैं, तो यस वो एग्जिस्ट करते ही हैं इन कॉलम, कुछ कॉलम में वो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं और इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डबल इनर क्लासिफिकेशन? हमने आपको बता दिया कि he gave only three triads, and this was not useful बस। और जब more elements were discovered तो ये भी कामयाब नहीं हुआ। What are the limitations of Newland law of octaves? इसको डिटेल में हमने पूरा आंसर किया है। What are the demerits of Newland law of octaves? तो ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर। फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके देन, फिर मैं नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ।